तो ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इससे पहले इंसर्ट करना, कॉलिंग करना सीख चुके थे फंक्शन की मदद से। आज हम इस प्रोसेस में डिलीट फंक्शन बनाएंगे जिसमें डिलीट क्वेरी चलाना ना पड़ेगा बार बार। हम लोग सिर्फ टेबल नेम और कंडीशन क्या है, किसके बेस पे हम डिलीट मार रहे हैं, वो पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो चलते हैं वो एफओपी प्रोजेक्ट पे जो इससे पहले काम कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट का फंक्शन और कॉलिंग का फंक्शन हम लोग बना चुके हैं। ये वो फंक्शन है जिसको आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। यही कॉलिंग फंक्शन आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बना रहे हैं डिलीट का फंक्शन, जिसमें हम यहाँ पे थोड़ा डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। अगर आप लोग को ये कोड चाहिए तो मैं गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होगा अगर आप जब तक इसको रिकॉर्ड अपने से नहीं बनाते। टेबल और साथ में आपका कंडीशन, तो COND नाम का कोई पैरामीटर आ गया। कंडीशन क्यों? क्योंकि जब भी डिलीट होगा कोई ना कोई कंडीशन के साथ होगा। तो जो भी कंडीशंस होंगे वो हम लोग इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो, पहली चीज ये है, फर्स्ट चीज ये है यहाँ पर कि हम लोग इसमें क्वेरी जनरेट करने से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे जो कि ग्लोबल वेरिएबल कौन को बुलाता है, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेरी लिखेंगे। अब देखो, हम लोग पढ़े हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये जो क्वेरी वेरिएबल है इसका स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट तक है। इसका मतलब हम दोबारा क्वेरी लिखते हैं तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल सिंपल रियल लाइफ में देखा जाए, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई सौरभ है जो एक घर में रहता है और उसके जस्ट पड़ोसी में एक और घर है जिसमें फिर से एक लड़का है जिसका नाम है सौरभ। तो एकदम बगल में भी रहकर दोनों का नाम सौरभ हो सकता है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में रहता है। ठीक ऐसे ही एक सौरभ का जो स्कोप है उसका घर है, दूसरे सौरभ का जो स्कोप है उसका दूसरा घर है। इसी तरीके से अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट को एक घर की तरफ मानते हैं और उस घर के मेंबर में एक मेंबर क्वेरी है, तो वो क्वेरी उसके लिए है। लेकिन जब दूसरा क्वेरी यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो वो इस घर के लिए यानी इस ब्लॉक ऑफ एरिया के लिए है। तो इसको हम लोग स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। हर वेरिएबल अपने साथ दो चीजें रखता है, स्कोप और विजिबिलिटी। स्कोप ये बताता है कि उसकी कितनी दूरी तक जा सकता है या एक्सेस होता है, जहां तक उसकी एक्सेस लेवल है। विजिबिलिटी बेसिकली ये दिखाता है, लाइफ टाइम दिखाता है कि उसको एक्सेस कहां तक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो ग्लोबलाइज कर दिए जाते हैं लेकिन बनते लोकल में ही हैं। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो उसमें एक लैंग्वेज में एक वेरिएबल होता है जिसको हम स्टैटिक के नाम से जानते हैं। वो एक बार डिक्लेयर होता है, एक बार उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं जो कि बॉडी के अंदर है, किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, उसको ग्लोबलाइज कर देंगे तो फिर वो बाहर भी एक्सेस हो सकता है। इसका मतलब उसका स्कोप तो वही है लेकिन लाइफ टाइम या विजिबिलिटी उसकी ज्यादा हो गई है। अब वो प्रोग्राम के आखिरी लाइन तक काम आएगा। मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर किए जाते हैं वो बाहर बने हुए वेरिएबल होते हैं जो किसी ब्लॉक में नहीं होते। मैं सिंपली अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में भी डाल दूं बिना कोई स्टेटमेंट लिखे तो ये अब इसका क्षेत्र यहीं तक हो गया। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका घर जैसा हो गया, यानी चारों एक मेंबर हो गए। तो बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। इसकी वजह ये है कि ये सब किसी भी न किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो ये पेज के आखिरी लाइन तक काम आएंगे, ठीक है। इनकी विजिबिलिटी लेवल क्या है? द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के आखिरी लाइन तक है, यहाँ तक। लेकिन इसके अंदर अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं किसी ग्लोबल वेरिएबल को, तो हम बाहर के एक्सेस को एक्सेस करना चाहते हैं, बाहर के वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहते हैं। हम ये कौन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन एक्चुअली में यहाँ पे बना हुआ नहीं है, इस स्कोप में नहीं बना हुआ है। तो जो PHP का जो इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, JIT कंपाइलर आजकल यूज होता है इसमें, तो $CONN वेरिएबल को यहाँ पे खोजेगा जो कि उसको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो कहेगा दिस वेरिएबल इज नॉट फाउंड। वो बाहर कभी नहीं खोजेगा जब तक आप उसको ये नहीं बता दे कि देखो ये जो वेरिएबल तुम है ना, ये जो वेरिएबल ये जो वेरिएबल तुम जो है वो डिस्कस कर रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो एक्चुअली बाहर है। तो वो बाहर वेरिएबल है, उसको बाहर से देखो, तो वो बाहर देखेगा और उसके बाद हम उसको क्वेरी को चला सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं डिलीट फंक्शन में वापस से। तो ये था छोटा सा बात जिसको हम लोग स्टोरेज क्लासेस के नाम से जानते हैं। स्टोरेज क्लासेस दो चीज़ों के बारे में बात होता है, एक विजिबिलिटी, दूसरा स्कोप। पढ़िएगा इसको अच्छे से, और यहाँ पर आप उस क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, एरो क्वेरी।
अब आपने कनेक्शन के बारे में बता दिया, आप क्वेरी चला रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का जो नाम है वो आ जाएगा वेयर, जहां पर वेयर को आप कैपिटल लिख दें तो ये अच्छे से दिखेगा। ओ सॉरी, माय बैड, ये डिलीट की क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम, अब टेबल का नाम और उसके बाद वेयर, और उसके बाद जो भी कंडीशन आप देंगे, मुझे नहीं पता आप क्या देंगे, वो पैरामीटर से आएगा। तो जो कंडीशन होगा, हो सकता है आईडी के साथ हो सकता है नेम के साथ हो सकता है रोल नंबर के साथ हो, ये मल्टीपल टाइम अलग अलग हो जाएंगे, कॉलम के नाम भी और वैल्यू के नाम भी। तो आपको बस यहाँ पे कंसिडर करना है बस कंडीशन जो आप पैरामीटर में पास करेंगे। आपकी क्वेरी चल चुकी है। अब इस क्वेरी को आप बेसिकली कह सकते हो कि इफ क्वेरी अगर चल जाती है, तो ये करो, और नहीं चलती तो ये करो। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्वेरी चली है और आपका इंसर्शन का प्रोसेस पूरा हो गया हो। ध्यान से समझिएगा, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम अगर क्वेरी चल जाती है तो हम सिंपली क्वेरी को ही रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब ये हुआ क्वेरी या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो डिलीट फंक्शन जो है, डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन जो है, ये दो चीजें रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके आधार पर मैसेज क्या देना है ये हम लोग आगे फर्दर डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा सेम हम लोग यहाँ पे जब इंसर्ट करने के टाइम में यस और नो की तरह काम किए थे इफ एल्स में, इसको भी ना करके इसको भी यहाँ पे भी क्वेरी को रिटर्न कर देते हैं, जिससे कि ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आते हैं डिलीट के प्रोसेस को देखने के लिए कि यह डिलीट होता है कि नहीं। तो देखिए, डिलीट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा जो डिलीट का बटन रखेगा। तो TH डाल के लिख देते हैं डिलीट अभी फिलहाल के लिए टाइटल में, और यहाँ पे TD डालकर लिख देते हैं ए टैग में एक क्लास, और ये मुझे लगता है कि मैं टेलविन बूटस्ट्रैप से यूज कर रहा हूँ। तो BTN डैश डेंजर, जो कि इसको एक लाल रंग का बटन देगा और उसमें डिलीट लिखा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। इसमें डिलीट का बटन सबके रो के लिए, सभी रिकॉर्ड्स के लिए आ गया है। तो हम चूंकि लूप चल रहा है तो सभी रिकॉर्ड्स के लिए आ गया होगा। FOP जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, उसको जब हम एक्सेस करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर एक बटन डिलीट का सभी। अब ये डिलीट का बटन अब ये डिलीट का बटन आपको एक्टिवली कराना है कि आप इस पर क्लिक करें और जो जिस रिकॉर्ड का बटन डिलीट करें वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस जगह पर एक यूनिकनेस पैदा करना पड़ेगा, यानी हर बटन को एक यूनिक आईडी अवेलेबल कराना पड़ेगा। आप किसी को आईडी को अगर यूआरएल में एक्सेस कराते हैं, यूआरएल में अवेलेबल कराते हैं, तो आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क लिखना है। और अगर आप सेम पेज में कोड लिख रहे हैं तो आप पेज का नाम लिखकर लिख सकते हैं, या बिना पेज का नाम लिखे कर सकते हैं। दोनों में अगर सेम में है तो, और कहीं और है तो फिर नाम उसका लिखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये यूआरएल में क्वेश्चन मार्क आना सीधा ये बोलता है कि गेट वेरिएबल का मेथड शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं कुछ वेबसाइट के साथ, जैसे गूगल आप सर्च करते हो, आप देखते हो google.com जाते हो, फिर google.com में कुछ सर्च करते हो, जैसे कोड भी शादी का आपने सर्च किया। ठीक है, तो आपने जब सर्च किया तो ऊपर आप देखेंगे स्लैश सर्च आया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया। ठीक है, और फिर क्यू इज इक्वल टू जो मैंने लिखना कोड भी शादी वो आया। तो क्यू यहाँ पे क्वेरी से रिलेटेड है, और उसके बाद देखिए एंड आया, एंड का साइन, और उसके बाद देखिए ये CSA_EVS आया जिसमें ये एक नंबर आया। तो इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल है गेट का, और दूसरा वेरिएबल ये वाला है। उसके बाद फिर एंड है देखिए, और फिर तीसरा वेरिएबल ये मेरा नहीं है, गूगल का है, गूगल को काम आता है। ये उसका वैल्यू देखो कितना लंबा है, यहाँ तक है। उसका फिर एंड आ गया, और फिर उसका है सोर्स, तो HP लिखा हुआ है। ठीक है, उसका नाम मतलब होगा कुछ जो गूगल को पता है, हमको क्या पता होगा। तो यहाँ पर बेसिकली HP लिखा हुआ है, उसका देखो आई लिखा हुआ है, आई लिख के बाद फिर एक कोड है यहाँ पे इतना दूर तक, देखो यहाँ तक है, फिर लिखा हुआ IFISIG, और फिर उसके बाद देखोगे तो एक कोड मिलेगा। और ये सब इंक्रिप्टेड कोड है। इंक्रिप्टेड कोड होने की वजह से इन कोडों का इस्तेमाल हम लोग अपने डेटा को लीक करने में, या गूगल की तरफ से जो डेटा आ रहा है उसको समझने में हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये सिक्योर होगा। ठीक है, इस तरह से देखो कितने सारे गेट मेथड के वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे। एक यूआरएल एक लंबा चौड़ा जनरेट होने का मतलब गूगल जनरेट करता है। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी आईडी को कैसे सिक्योर करें। अभी तो आईडी 1 2 3 दिखता है, तो उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है कि हम गेट मेथड का वेरिएबल बनाना चाहते हैं। ये हमेशा यूआरएल में ही बनता है। अगर आप फॉर्म में भी मेथड गेट करते हैं जो सबमिट करेंगे तो सारा डेटा यूआरएल में आ जाएगा।
सारा डेटा कहाँ आ जाएगा, यूआरएल में आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे फॉर्म बनाया था हमने, उसका मेथड क्या था, अगर इसका मेथड गेट होता, अगर इसका मेथड गेट होता तो फिर क्या होता, देखो मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा गौरव, और यहाँ पे लिखा 11, और यहाँ लिखा 12, और ये देखिए ऊपर देखिए नेम इज इक्वल टू गौरव एंड रोल इज इक्वल टू 11 एंड एज इज, तो हर इनपुट टाइप का नाम उसका वेरिएबल का नाम बन गया और उसका हर वैल्यू उसका वैल्यू बन गया। तो आपने देखा यहाँ पे गेट मेथड यूआरएल पे ही काम करता है। तो गेट मेथड पे इसलिए काम नहीं करते, जब पासवर्ड वगैरह का मामला आ जाएगा तो यहाँ पासवर्ड दिखने लगेगा, तो ये इनसिक्योर है। इसीलिए हमेशा फॉर्म सबमिट करने के टाइम पोस्ट का इस्तेमाल करें। कुछ चीजें जैसे सर्च, ये सब सिक्योरिटी में इशू नहीं क्रिएट करता, तो वहां गेट मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि यूआरएल पब्लिक को दिखता है कि क्या उसने सर्च किया है। तो गेट मेथड अपने आप में फायदेमंद होता है एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करने के लिए भी। पोस्ट मेथड अपने आप में फायदेमंद होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो ध्यान रखें कि हर चीज की जरूरत है। अगर आप नाखून काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल, मतलब नाखून काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने लगे और सब्जी काटने के लिए ब्लेड का या नील कटर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप शायद उल्टा कर रहे हैं। लेकिन आपको सही करने के लिए आपको सही चीज सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो गेट मेथड भी अपने आप में बहुत जरूरी है और पोस्ट मेथड भी जरूरी है, लेकिन आपको देखना होगा कहाँ मेरे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, वो बहुत आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। खैर, मैं आगे बढ़ के यहाँ पे डिलीट का यहाँ पर आईडी जनरेट करता हूँ। मैं यहाँ इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम अभी रखने वाला हूँ रोल। इसका कोई रोल से कनेक्शन नहीं है। अगर आपने सोचा एसटीडी यानी स्टूडेंट आईडी, कोई भी नाम रखो, वो नाम आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने जो कल कोड देखे थे आपके, उसमें डिलीट के ऊपर जो गलतियां थी वो यही थी कि आपने नाम रखा कुछ, एक्सेस किया कुछ, और ये सारी गलतियां आपके ऊपर है। तो ये नाम जो भी आप सोचते हैं, आप सोच सकते हैं उसके अंदर क्या वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए किसी भी डेटाबेस के टेबल के अंदर, डीबीएमएस के अंदर कंसेप्ट है कि कोई एक कॉलम ऐसा होता है जो यूनिक होता है, कोई एक कॉलम होता है जो यूनिक होता है। रोल नंबर सेकेंडरी यूनिक पार्ट है। अगर हम आईडी, नेम, एज और रोल नंबर 4 कॉलम में अगर आपसे पूछें कि कौन सा कॉलम है जो सबसे ज्यादा यूनिक होगा, तो आप बोलेंगे आईडी। लेकिन साथ में रोल नंबर भी यूनिक होगा, लेकिन वो सेकेंडरी नंबर पे आप रखेंगे, आईडी को पहले नंबर पे रखेंगे। तो ये आईडी, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी की, और जो सेकेंड नंबर पे रखा है उसको कहते हैं हम सेकेंडरी की। ठीक है, और दोनों प्राइम नंबर रखते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है हर डेटा यूनिक हो सकता है, हर डेटा यूनिक हो सकता है। देखो एक स्टूडेंट है जो अभी एडमिशन कराया, उसको रोल नंबर नहीं मिला होगा, इसलिए रोल नंबर पे शक है कि रोल नंबर होगा कि नहीं होगा। और प्राइमरी की होने के लिए दो लाइन ध्यान में रखिए। पहला कि ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू, और दूसरा कि हमेशा ध्यान में रखना है नेवर बी द नल, यानी खाली नहीं हो सकता। तो रोल नंबर की सिचुएशन ये है कि जब हम अप्लाई करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो हो सकता है रोल नंबर जनरेट ना हो मेरे लिए, है ना। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम में आपको रोल नंबर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको रोल नंबर पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम में एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वो तुमको नहीं पता होता, तो हो सकता है कि ये सेकेंडरी हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं होता तो फिर हम रोल नंबर को ही प्राइमरी की मानते, क्योंकि रोल आईडी नहीं होता। तो अभी फिलहाल आईडी है, वो ज्यादा यूनिक है, क्योंकि उस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट किया गया है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि हर एलिमेंट, हर रिकॉर्ड्स में वैल्यू होंगे और यूनिक होंगे। तो ये सबसे ज्यादा प्योर नजर आ रहा है, तो हम इसको चूज कर रहे हैं और यहाँ पे उसी को असाइन कर रहे हैं। देखिए अपने पीएचपी के स्किल की मदद से हम उसको यहाँ पे किसी भी तरीके से एको करा देंगे। जो भी तरीका आप निकाल सकते हैं वो तरीका निकालिए। आपके पास एग्जैक्टली वेरिएबल है, आप वेरिएबल डाल दीजिए। मेरे पास लूप चलता हुआ एक वैल्यू वेरिएबल है जो कि एक एरे के फॉर्म में है, उसके अंदर आईडी जो उसका एट्रीब्यूट का नाम है, और वो हम यहाँ डाल दिए। जिसके बाद मेरे पास एक गेट मेथड का वेरिएबल बन गया जिसका नाम है std_id। ध्यान में रखना है, ये नाम बहुत जरूरी है। जब हम इसका डेटा डिलीट करने का प्रोसेस बनाएंगे, सपोज दैट हम कहीं पे बनाते हैं, ये टेबल के फॉर्म में, टेबल के जस्ट ऊपर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसकी वजह खास है कि हम यहाँ क्यों बना रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे मैसेज अलर्ट करें, इसलिए हम यहीं पे बना रहे हैं। ठीक है, बाद में बताएंगे। आप पूरे पेज में कहीं पे भी बना सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जिसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली लिखते हैं एक कंडीशन, क्योंकि ये कोड अपने आप चल जाएगा और डिलीट होने लगेगा। तो कंडीशन ये रहेगा कि जब तक यूआरएल में std_id वेरिएबल ना हो तब तक ये ना चले। इसके लिए लिखेंगे इफ इसे अगर लागू हो जाए गेट मेथड पर std_id,
अब जो भी लागू होगा वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए। तो हम अपना जो वेरिएबल है वो std से आ रहा है, उसको $id नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जिसके बाद हम अपना डिलीट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन जो मेरा बना हुआ है उसको चलाएंगे विथ टेबल नेम एंड कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, वेयर id इज इक्वल टू सिंगल कोट में $id। ये जो id पहला मैंने लिखा है ये डेटाबेस के कॉलम का नाम है, और ये दूसरा जो मैंने लिखा है सिंगल कोट में वो मेरे वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से डिलीट क्वेरी कर सकते हैं। डिलीट क्वेरी का काम कंप्लीट हुआ है और हम अब रीडायरेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए रीडायरेक्ट का फंक्शन हम कॉन्फिग में बनाते हैं, और कॉन्फिग में बनाने का मतलब ये है कि हम एक फंक्शन यहाँ पे और जोड़ देंगे रीडायरेक्ट के पर्पज से, ताकि पेज डिलीट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को अभी इस सीरीज में जो लोग इंसर्ट कर चुके होंगे वो नोटिस कर होंगे जब भी रिफ्रेश करते हैं उनको डेटा डुप्लीकेट इंसर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह ये है कि देखो जब पोस्ट मेथड एक्शन में आता है, जब पीएचपी की क्वेरी चल जाती है उसके बाद भी डेटा उसके कैश में रहता है, और आप जब उसको रिफ्रेश करते हो तो वो रीसबमिट होता है और आपसे पूछता है ओके कैंसिल, तो आपने रीसबमिट का बटन ओके पे क्लिक कर देना होता है, जिसके बाद फिर से दोबारा डेटा इंसर्ट हो जाता है। इसके लिए आप अपने ब्राउजर को क्लियर कराना होगा और रिफ्रेश नहीं, पेज को रिफ्रेश कर देना होगा। रिफ्रेश करने के लिए आपको उसी पेज को दोबारा रिडायरेक्ट कर देना चाहिए, तब आप रीलोड नहीं करना है। रीलोड कीजिएगा जितनी बार उतनी बार डेटा इंसर्ट होता रहेगा। रीलोड एक्चुअल में ये बटन होता है, ये वाला आप इसको रिफ्रेश समझते हैं लेकिन ये रीलोड है, यानी दोबारा से सबमिट करो, दोबारा से सबमिट करो। दैट इज नॉट अ रिफ्रेश पेज। रिफ्रेशिंग करना है आप ऐसे एंटर रख दो, एंटर मार दो, ये रिफ्रेश है। ठीक है, तो आप इसको रिलोड समझ के ऐसे ऐसे मारते रहते हैं और इंसर्ट होता रहता है। उससे बचने का तरीका सिंपल है। देखिए अगर आप रीडायरेक्ट का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, रीडायरेक्ट फंक्शन बनाइए। देखिए रीडायरेक्ट फंक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को बार बार रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट के बाद रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, कॉलिंग के बाद रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, एडिट के बाद रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हम इसलिए फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन रीडायरेक्ट, नाम भी रीडायरेक्ट। किस पेज में रिडायरेक्ट करना उस पेज को सिर्फ पास कर देना है, किस पेज में रिडायरेक्ट करना उस पेज को पास कर देना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से, उसके बाद हम एको करते हैं, और जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग है रीडायरेक्ट करने के लिए वो बेहतरीन होगा यहाँ पे विंडो डॉट ओपन। ठीक है, विंडो डॉट ओपन। ठीक है, और उसके बाद पेज का नाम तो डॉलर पेज, आप डॉलर पेज और उसका सिंगल कोट अंडरस्कोर सेल्फ अंडर, ये खत्म हो गया, स्क्रिप्ट का टैग बंद करें। देखिए ये तो तरीका जावास्क्रिप्ट से है। अगर आप पूछेंगे सर पीएचपी के तरफ से कोई रिडायरेक्ट का फंक्शन नहीं है, उसका नाम है हेडर। ठीक है, और उसमें लिखना होगा लोकेशन ऐसे, और उसके बाद पेज का नाम, दैट्स इट। ये भी है, बट ये कभी कभी आपको दिक्कत दे सकता है, मुझे तो नहीं लगता अभी देगा। मैं आपको दोनों स्थिति दिखा देता हूँ। ये पीएचपी का तरीका है और ये जावास्क्रिप्ट का जो डॉम को रिफ्रेश करने का तरीका है वो विंडो डॉट ओपन। दोनों तरीका समझिए, दोनों तरीका मजेदार रहेगा। और कॉन्फ़िग में यहाँ पर हम डिलीट के बाद हम इसको ध्यान रखें कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, जैसा मैंने आपको वहां रिटर्न करके दिखाया था। इसका मतलब मैं इसको इफ के अंदर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी जो भी आएगा ट्रू आएगा तो ये इफ काम करेगा और फॉल्स आएगा तो एल्स काम करेगा। तो उसके लिए रेडी रहिए, रीडायरेक्ट स्थिति बना सकते हैं। रीडायरेक्ट फंक्शन और पेज का नाम, पेज का नाम क्या होगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी, दैट्स इट। हाँ क्या तुम सब समझो सीखेगा। हाँ ऐसे देखो, रिजल्ट इज इक्वल टू, ये कह रहा है। हाँ मतलब कि खाना खाएंगे एक प्लेट में और 4 प्लेट गंदा करेंगे। आई डोंट केयर अबाउट, ये सिंपल, ये इस तरह से कहा जा रहा था तो हम कर दिया। ठीक है, बट ये रिडायरेक्ट हो गया। ऑफ कोर्स ये रिडायरेक्ट काम करेगा, और देखते हैं रिडायरेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो सब कुछ पेज को एक बार रिफ्रेश, या ऐसे रिफ्रेश नॉट रिलोड। ठीक है, रिफ्रेश और डिलीट, इट्स वर्किंग एंड डिलीटिंग प्रॉपरली। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डिलीट प्रोसेस कंप्लीट हुआ बहुत इजी स्टेप्स के साथ। अब हम इंसर्ट के बाद भी पेज रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आपको ये रिडायरेक्ट प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ के इंसर्ट में भी लगा देना चाहिए। अब इंसर्ट भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो आप इसके अंदर डायरेक्ट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ध्यान रहे सेमीकोलन नहीं रहेगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट, अगर रिडायरेक्ट होता है मतलब इफ काम करता है तो रिडायरेक्ट कर दो किस पेज में, ऑफकोर्स इंडेक्स डॉट पीएचपी में। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस सेम है और कोई अंतर नहीं है, जिसके बाद इंसर्ट के बाद भी रिफ्रेश होगा। तो ट्राई करते हैं एक नया डेटा, वजीर और रोल नंबर, एज, बाप रे, चलेगा।
तो इस तरीके का डिलीट प्रोसेस वर्क में आता है। ठीक है, देखिए तो सब कुछ ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैसेज अलर्ट पे। इंसर्ट होने के बाद अलर्ट होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए हर जगह पर, डिलीट होने के बाद मैसेज आना चाहिए। इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ आपको कॉन्फ़िग में आप इसके ऊपर रिफ्रेश का काम कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लंबा थोड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। ठीक है।